नमस्कार दोस्तों, मैं केसरी पाठक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल न्यू अतुल एकेडमी पर। जैसा कि आपने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा होगा, हम क्या पढ़ रहे थे, व्यंजन पढ़ रहे थे। ठीक है, व्यंजन की संख्या कितनी होती है मैं बताया था पिछले वाले लेक्चर में। तो व्यंजन की संख्या होती है आपकी कितनी, 33 होती है। ठीक है, इसके पहले हमने 2 लेक्चर में क्या पढ़ा था कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर आपके कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 13 स्वर होते हैं और 10 स्वर होते हैं और 14 स्वर होते हैं। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था व्यंजन पढ़ा था कि व्यंजन किसे कहा जाता है, जो स्वर की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद हमने पहला देख लिया था स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या होती है आपके कितनी, 25। इसके बाद बात करें स्पर्शी व्यंजन के बाद हमने क्या पढ़ा था, स्पर्शी व्यंजन के बाद हमने पढ़ा था अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 2 होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और इसके बाद लास्ट हमने क्या पढ़ा था, ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था कि किस व्यंजन को किन किन नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे तो अपना जो अगला लेक्चर रहेगा, ये वाला जो लेक्चर रहेगा, उसमें क्या रहेगा, व्यंजन के भेद। ठीक है ना। तो किस व्यंजन को क्या कहा जाता है, ये पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब हम व्यंजन के भेद पढ़ रहे हैं, तो आइए हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाएगा कि व्यंजन किसे कहा जाता है, तो आप क्या कहोगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, उनको व्यंजन कहा जाता है। अब व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो मैंने क्या बताया था, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो व्यंजन की संख्या आपकी मैं बताया था 33 होती है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने 33 कौन कौन से बताए थे, ये भी मैं आपको बता दिया था। स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। और ऊष्मी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, यहां पर क्या देख लिए, व्यंजन कितने होते हैं आपके, तो व्यंजन होते हैं आपके 33। आज हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन के भेद या व्यंजन के प्रकार। तो आइए हम क्या पढ़ेंगे, व्यंजन के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो आप क्या बता दोगे, व्यंजन के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं, तो आइए हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला भेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पहला भेद हो जाएगा आपका स्पर्शी व्यंजन। पहला कौन सा हो गया आपका, स्पर्शी व्यंजन। और दूसरा कौन सा हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा व्यंजन का भेद कौन सा हो जाएगा आपका, ऊष्मी व्यंजन, या इसी को क्या बोलते हैं एक और नाम से, संघर्षी व्यंजन। ठीक है, अब आएगा क्वेश्चन में आपके कि ऊष्मी व्यंजन कितने होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं और स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो व्यंजन के भेद कितने होते हैं, अगर क्वेश्चन में आएगा कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं, बता दोगे व्यंजन के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या बता दोगे, व्यंजन के भेद होते हैं आपके कितने, 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब बात करें स्पर्शी व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। क्यों बोलते हैं, क्यों, एक ये वर्ग में लिखे रहते हैं। ठीक है ना। स्पर्शी व्यंजन की अगर परिभाषा मैं निकाल आपको लिखवाई भी थी और समझाई भी थी, एक बार और बता देता हूं। स्पर्शी व्यंजन से आशय उन वर्णों से होता है जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए मुख के किसी ना किसी एक भाग को स्पर्श करती हुई हमारी प्राणवायु क्या होती है, बाहर निकलती है, परिणाम स्वरूप स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपकी होती है कितनी, 25 होती है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपकी कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अब स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से 25 होते हैं, तो मैं आपको लिख कर यहां बता देता हूं। जैसे लिखा है आपका का, खा, गा, घा,
इंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, था, दा, धा, ना। ठीक है, सभी के नीचे हलंत आपको लगाना है क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा। ये आपके क्या लिखे हुए, स्पर्शी व्यंजन है। ठीक है ना। अब व्यंजन में एक बार बता दूं, सभी व्यंजन में आपका क्या है, सभी व्यंजन के साथ आपका आ जुड़ा हुआ है या स्वर जुड़ा हुआ है। या इन वर्णों का जो निर्माण होता है वो किसकी सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, का, तो का क्या है आपका आधा, यहां पर क्या आपका आ नहीं लगा हुआ। ठीक है ना। जब हम का जैसे यहां पर ये लिखेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्या है आपका आधा लिखा हुआ है, ये क्या है आपका व्यंजन है। ठीक है, आधा का है। इसके बाद अगर इसको हम शुद्ध पूरा लिखेंगे तो जैसे यहां पर हमने का लिखा और का के बाद आपका का बोल रहे हैं तो क्या रहा आपका आ। तो ठीक है ना, सभी व्यंजन में आपका क्या जुड़ा रहता है, आपका जुड़ा रहता है आ अर्थात स्वर। जैसे यहां पर मैं क्या लिख दूं, आपको लिख रहा हूं ता है ये। अब ता के बाद जब मैं आ लगा दे रहा हूं तो ये ता क्या हो गया आपका, ये ता हो गया। तो मतलब बात क्या है, सभी व्यंजन के साथ आपका क्या जुड़ा है, स्वर जुड़ा है। ठीक है ना। तो आप ये बात बहुत अच्छे तरीके से क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। कौन कौन से होते हैं, का से और मां तक के व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इसकी मैं परिभाषा बता दिया हूं। ये कौन सा क्या हो आपका पहला भेद हो गया। ठीक है, इसके अंदर ही मैं आपको क्या बताया था, ये प्रकार के अंदर ही आ जाएंगे। व्यंजन के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और इन्हीं में मैं आपको बताया था इन 5 को किस नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को किन नाम से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को किन नामों से जाना जाता है, तो इनको किन नामों से जाना जाता है, प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को या प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को हम जानते हैं किस नाम से, अनुनासिक के नाम से। अनुनासिक क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के साथ साथ किसका सहारा लिया जाता है, जीभ का सहारा लिया जाता है, उनको अनुनासिक कहते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, स्पर्शी के अंतर्गत आ जाएंगे। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 5 होती है। ये कितने वर्ग में बटे होते हैं, तो 5 वर्ग में बटे होते हैं। प्रत्येक वर्ग में कितने आपके वर्ण या अक्षर होते हैं, आप क्या बताओगे कि 5 होते हैं। ठीक है ना। इनकी संख्या यहां पर मैं बताया हूं, तो आप क्या बता दोगे, अगर कोई संख्या पूछेगा तो संख्या आपको क्या बतानी है, इनकी संख्या आपकी कितनी रहती है, तो संख्या आपकी रहती है इनकी 5। ठीक है ना। अब कितने वर्ग में बटे होते हैं, तो आप क्या बताओगे, वर्ग में कितने बटे होते हैं, 5 वर्ग में। प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं, वर्ण होते हैं। अगर इन्हीं को बात करें कितने अक्षर होते हैं, तो आप क्या बताओगे, प्रत्येक वर्ग में आपके क्या होते हैं, 5 अक्षर होते हैं। ठीक है ना। जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार का क्या कर देंगे, आप आंसर कर देंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो पहला प्रकार आपको क्या हो गया होगा, व्यंजन का समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अपन चलिए तो दूसरा प्रकार लेते हैं। तो यहां तक क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा पढ़ेंगे, अंतस्थ पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद चलिए अपन चलते हैं, तो अपन क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ व्यंजन। यहां पर मैं लिख देता हूं। ठीक है ना, ये जो आपका रहा पहला प्रकार है। ठीक है ना। यहां पर जो दूसरा प्रकार है आपका, तो दूसरा हम कौन सा पढ़ेंगे, अंतस्थ। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाएगा और बिंदी भी लगा देंगे, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख के अंत वाले अर्थात पश्च वाले भाग से
बाहर निकलती है, परिणाम स्वरूप अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये दूसरा भेद किसका है? व्यंजन का। इनकी अगर पूछेगा कि संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या होती है आपकी 4। कौन कौन से 4 होते हैं? या, रा, ला और वा। ठीक है, इनके नीचे आपको हलंत जरूर लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना। इनकी अगर संख्या पूछेगा तो संख्या क्या बता दोगे? 4। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो आप ये कौन सा हम व्यंजन का भेद पढ़ लिए? दूसरा भेद पढ़ लिए। इसके बाद जो तीसरा बचा हुआ है वो तीसरा कौन सा है आपका? ये वाला तीसरा है। तो हमने कौन से? हमने 2 पढ़ लिए, स्पर्शी व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो लास्ट है तो वो कौन सा है आपका? तीसरा जो लास्ट है वो आपका है ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन को एक और नाम से जानते हैं, संघर्षी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है? तो जिन व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी प्राण वायु अर्थात वायु क्या होती है? संघर्ष करते हुए, ऊष्मा करते हुए बाहर आती है, परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है? ऊष्मी व्यंजन कहा जाता है। इनकी अगर पूछेगा संख्या कितनी होती है तो आप क्या बता दोगे? इनकी संख्या होती है आपकी कितनी? 4 होती है। कौन कौन से ऊष्मी व्यंजन होते हैं? तो आपके ये सा और हा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? आपके व्यंजन के भेद क्या होते हैं? आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपन क्या पढ़ लिया? आपन ने पढ़ लिया स्वर पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कि उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, ठीक है। ये वर्णमाला का लास्ट क्वेश्चन है या लास्ट टाइप है ये, ठीक है ना। तो आप यहां तक क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं वर्णों को उच्चारण के आधार पर कितने वर्ग में बांटा गया है। तो वर्ण में आपके आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्वर भी आ जाएगा और व्यंजन भी आ जाएगा। तो यहां तक क्या करिए? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर बात करें उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा। उच्चारण के आधार पर, जैसे यहां क्वेश्चन में इस प्रकार आएगा, उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद, और ये क्या लगा हुआ? क्वेश्चन मार्क। कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर यहां वर्ण की बात की गई है। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया था वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? जो पहला वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर, और जो दूसरा होता है आपका उसे क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है, ठीक है ना। तो अपन वर्ण में स्वर भी आ जाएंगे, व्यंजन भी आ जाएंगे। तो वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? अगर किसके आधार पर पूछेगा? उच्चारण के आधार पर पूछेगा तो आप क्या बता दोगे? उच्चारण के आधार पर वर्ण के 9 भेद होते हैं। ये व्यापम ने आपके क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो इसमें आपके स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के होते हैं कितने भेद? 9 भेद होते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि 9 भेद वो कौन कौन से हैं। तो जो पहला भेद है तो आप देखेंगे तो पहला भेद है आपका कौन सा है? आपका पहला भेद है आपका कंठ। फिर दूसरा भेद है तालव्य। फिर तीसरा भेद है आपका मूर्धन। फिर चौथा भेद है आपका दा के बाद आधा ना के बाद आधा ता, और फिर या दंत्य, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? ओष्ठ। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? दंत, धन, ओष्ठ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे? कंठ प्लस तालव्य, ठीक है। अपन नंबरिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। जो ये लिखा हुआ है आपका पहला भेद, ये लिखा हुआ है आपका तालव्य दूसरा भेद, मूर्धन्य तीसरा भेद, और दंत चौथा भेद, ओष्ठ 5वां भेद, और दंतोष्ठ आपका लिखा हुआ कौन सा? 6ठा भेद,
और सातवां भेद कंठ प्लस तालव्य लिखा हुआ है। इसके बाद एक दो और होते हैं, वो होगा आपका कौन सा, कंठ प्लस ओष्ठ। कौन सा होगा, कंठ प्लस ओष्ठ। ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ की अगर बात की जाएगी, ये कौन से नंबर का है आपका, नंबरिंग ये आपका है कौन से, 8वें नंबर का है। ठीक है ना। इसके बाद अगर बात की जाए तो एक हमने यहां पर छोड़ दिया है, वो कौन सा छोड़ दिया आप बताइए। तो यहां पर जो रहेगा आपका, यहां पर रहता है, तो वो कौन सा रहता है आपका, वो रहता है आपका यहां पर जो रहेगा, तो यहां पर रहेगा आपका अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण कहां से किया जाता है, नासिका से किया जाता है। ठीक है ना, अनुनासिक। ठीक है, तो ये कितने भेद हो गए आपके, 9 भेद हो गए। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, अब हम समझ लेंगे कंठ क्या होते हैं, तालव्य क्या होगा, मूर्धा क्या होगा, दंत क्या होगा, ओष्ठ क्या होगे, दंतोष्ठ क्या होगे, कंठोष्ठ क्या होगे, कंठ प्लस तालव्य क्या होगे, और कंठ प्लस ओष्ठ क्या होगे, और अनुनासिक क्या होंगे। तो आइए हम समझते हैं अब इसको। ठीक है ना। तो यहां तक क्या करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे। ये पढ़ते हैं उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके जो दिख रहे होंगे, तो ये क्या दिख रहे होंगे, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद दिख रहे हैं। तो पहला लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है आपका कंठ, दूसरा लिखा हुआ तालव्य, तालव्य के बाद मूर्धन, मूर्धन के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ के बाद नासिका, और नासिका के बाद दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, फिर इसके बाद कंठ प्लस तालव्य, और कंठ प्लस तालव्य के बाद कंठ प्लस ओष्ठ। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो आप क्या बता दो, उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं, 9 भेद होते हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे कि कंठ क्या होते हैं। तो आप कंठ लिखने से पहले समझेंगे आप, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु कंठ को स्पर्श करते हुए क्या होती है, बाहर निकलती है। किसको, कंठ को स्पर्श करते हुए, किसको, कंठ को स्पर्श करते हुए प्राणवायु क्या होती है, बाहर निकलती है। परिणाम स्वरूप क्या कहा जाता है, कंठ वर्ण कहते हैं। तो ठीक है, तो कंठ वर्ण आप समझ गए। अब देखते हैं कंठ वर्ण किसे किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप डेफिनेशन लिख लिए होंगे, अब मैं समझाऊंगा कि कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो आइए लिखते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा यहां पर कंठ से आपका लिखा जाएगा, जैसे आप का, खा, गा, घा, इंगा। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा छोटा आ, बड़ा आ, इसके बाद आपका आ जाएगा विसर्ग, और एक का उच्चारण किसका किया जाता है, हा। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, तो इसको क्या बोलोगे आप, विसर्ग। तो मतलब कितने वर्ण हो गए, ए, सबके नीचे इनके क्या रहेगा आपका, हलंत लगाइए। ठीक है, अगर बात करेगा का, खा, गा, घा, इंगा, आ, बड़ा आ, विसर्ग और हा, इनका उच्चारण कहां से किया जाता है, इनका उच्चारण कहां से किया जाता है, कंठ से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद चलिए अपन चालू करते हैं तालव्य। तालव्य क्या होता है, तो आपको मैं परिभाषा से समझाऊंगा। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमारी जीभ तालु को स्पर्श करते हुए प्राणवायु क्या, तालु को स्पर्श करते हुए हमारे प्राणवायु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। परिणाम स्वरूप उनको क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है। अब तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं, तालव्य वर्ण होते हैं आपके चा, छा, जा, झा, इया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख के बता दूंगा आपके, कौन सा होगा, चा, छा, जा, छा, इसको इया बोलिएगा, इया,
इसके बाद यहां पर आपकी आ जाएगी छोटी ई, छोटी ई के बाद बड़ी ई। अब आप ध्यान रखेंगे इसमें आपके क्या नहीं आ रहे हैं, स्पर्शी व्यंजन तो आ रहे हैं, पर स्पर्शी व्यंजन के बाद अगर बात करें तो कौन से नहीं आ रहे हैं आपके, स्पर्शी व्यंजन के बाद स्पर्शी व्यंजन तो आ रहे हैं और साथ में इसके साथ क्या आ रहे हैं आपके स्वर आ रहे हैं। पर आप देख रहे होंगे कि अंतस्थ और ऊष्म का प्रयोग कहीं पर नहीं किया जा रहा है, यहां पर तो किया गया है पर यहां पर नहीं किया जा रहा। तो यहां पर मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे अगर बात की जाएगी तो अंतस्थ कौन से होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो अंतस्थ वर्ण हो गए आपके कौन से, 4 होते हैं। कौन कौन से हो गए आपके 4, या, रा, ला, वा, ठीक है ना। ये क्या होते हैं आपके अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ कौन कौन से हो गए आपके, तो हो गए आपके यहां पर मैं बता, अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, जैसे हो गया आपका या, रा, ला, वा, ठीक है। इनके नीचे आप क्या लगाएंगे, हलंत, ठीक है ना, हलंत आप जरूर लगाएंगे, ठीक है। रुक जाइए थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, यहां पर कहां पर मैं आपको लिख दूं, थोड़ा सा यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर अंतस्थ और ये जो आपके अंतस्थ वर्ण लिखे हैं और ऊष्मी वर्ण लिखे हैं, ठीक है ना, ऊष्मी वर्ण। अब अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा, सा, शा, सा, हा, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए कि हा का प्रयोग क्या हो चुका, हा का प्रयोग हो चुका है, तो हा को यहां से क्या कर देंगे, हम हटा देंगे, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि पहले वाले को छोड़कर और लास्ट वाले को छोड़कर इनका प्रयोग हम इस तरह करेंगे। इसको आप समझाने के लिए तरीका, ठीक है। तो बात की जाए तो या और सा का उच्चारण कहां से किया जाएगा, या और शक्कर वाले सा का भी उच्चारण कहां से किया जाता है, तो आपके किया जाता है तालव्य से किया जाता है, ठीक है। यहां तक का क्लियर। तो इसका भी क्या हो गया, आपका काम खत्म हो चुका है, ठीक है। इसके बाद बात करें मूर्धन्य क्या होते हैं, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु किसको स्पर्श करते हुए, मूर्धा को स्पर्श करते हुए क्या होती है, बाहर निकलती है, परिणाम स्वरूप क्या कहते हैं, मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धन्य वर्ण से कौन से आ जाएंगे, जैसे स्पर्शी व्यंजन जैसे लिखे होते उसी प्रकार से आपको लिखना। तो यहां पर जो लिखा जाएगा तो आपका क्या लिखा जाएगा, जैसे लिखा जाएगा आपका, रुक जाइए थोड़ा सा, यहां पर जो लिखा जाएगा तो आपका लिखा जाएगा टा, ठा, डा, ढा, णा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो मैंने क्या बताया था, अब क्या यहां से आप जैसे उच्चारण करेंगे ई का उच्चारण जब करते हैं ई, तो आपकी जीभ क्या होती है, तालु को स्पर्श करती है। जैसे आप बोले ऊ को उच्चारण करते हैं तो मूर्धा को स्पर्श नहीं करता, ठीक है ना। ए का उच्चारण करते हैं मूर्धा को स्पर्श नहीं करता, इसको भी नहीं रखेंगे। आप उच्चारण कीजिए री को जब री और टा, री टा, जैसे टा का भी उच्चारण कर रहे हैं तो कहां से, मूर्धा को स्पर्श कर रहा। जैसे आप टा का भी उच्चारण करिए टा, उसी प्रकार री, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका, ये रहेगा आपका। री का भी उच्चारण कहां से किया जाएगा, री का भी उच्चारण आपका मूर्धा से किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे कीजिए रा और सा, रा और सा, इसका भी उच्चारण कहां से किया जा रहा, मूर्धा से किया जा रहा, ठीक है। तो क्या आ जाएंगे, रा आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा आपका, सा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, तीसरे टाइप तक। अब चलते हैं चौथा टाइप, कौन सा, दंत। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ किसको स्पर्श करते हुए बाहर प्राणवायु बाहर निकालती है, दंत को, ठीक है ना। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु दंत भाग को स्पर्श करते हुए बाहर आती है, परिणाम स्वरूप दंत वर्ण कहते हैं। अब दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो दंत जैसे बोलिए आप ता, था, दा, धा, ना। दंत कौन सा हो जाएगा, दांत के ठीक ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है। इसके बाद आप याद रखेंगे तो यहां पर कोई स्वर क्या आ सकता है, तो स्वर जैसे बोलिए आप, स्वर को बोलिए ए, ये भी नहीं आएगा क्योंकि दांत को तो स्पर्श, आए
ये भी नहीं आएगा। इसके बाद आप बोलिए ओ, इसका भी नहीं आ रहा, आए, इसका भी नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या हो गया, व्यंजन तो अब तक नहीं आएंगे। इसके बाद बात करें, आप जैसे बोलिए, बोल के देखिए, क्या देखिए, ला, ता, ला भी बोलिए और ता, जैसे ला को बोलते हैं उसी ता को, तो इसीलिए कौन कौन से आ जाएंगे, ला और ता आपका किस में आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें। तो किसको किसको रख दें अपन, ला और सा, ठीक है, कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद इसका भी काम खत्म हो गया था, इसका भी काम खत्म हो गया, अभी केवल आपका बचा हुआ क्या, वा बचा हुआ है, ठीक है ना। वा पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इसका बहुत और अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ओष्ठ, तो ओष्ठ वर्ण वो वर्ण होते हैं जिन वर्णों को उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु, प्राण हमारे होते किसको किससे टकराती, ओंठ से। जैसे आप क्या बोलिए, पा, फा, बा, भा, मा, ठीक है ना। तो अगर ओष्ठ आपके नहीं होंगे तो आप क्या कर सकते हैं, पा नहीं बोल सकते, मतलब पा वर्ग के आप किसी भी वर्ण का क्या नहीं कर सकते, आप उच्चारण नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। जब उच्चारण नहीं कर सकते हो तो इसका होना बहुत जरूरी है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन पूछा गया था शायद किसमें, जेल पहरी या सब इंस्पेक्टर में पूछा गया था कि अगर ओष्ठ नहीं होंगे तो आप किन व्यंजन का सही उच्चारण नहीं कर पाओगे, तो किसका नहीं कर पाओगे, आप ओष्ठ वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये जेल पहरी के हिसाब से महत्वपूर्ण है और आपके एमपीएसआई के इंटरव्यू के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ओष्ठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो ओष्ठ वर्ण होते हैं आपके पा, फा, बा, भा, मा। इसके बाद आप यहां पर देखिए कि क्या स्वर आ रहे हैं, स्वर यहां पर आ सकते हैं, स्वर को बैठने का यहां मन है या नहीं है। तो जैसे आप बोलिए ऊ, ऊ जब आप बोलते हैं तो ऊ के बोलने के लिए भी आपको किसका सहारा ले रहे हैं, आप ओष्ठ का सहारा ले रहे हैं। तो आपके यहां पर कौन से आ जाएंगे, छोटा ऊ भी आ जाएगा और कौन सा आ जाएगा, आपका बड़ा ऊ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके इसी प्रकार के क्या होते हैं, अगर देखा जाए स्पर्शी व्यंजन पूरे आ गए हैं। स्पर्शी व्यंजन के बाद अगर बात की जाए तो कुछ आपके क्या आ गए हैं, इसमें स्वर भी आ गए हैं, ठीक है ना। अंतस्थ और ऊष्म भी आ गए, तो ये क्या करते हैं, अंतस्थ और ऊष्म को यहां पर क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, आपका वा भर केवल बचेगा, ठीक है ना। वा को केवल रख रहे हैं, वा कहां से बोला जाएगा, तो ये मैं बताता हूं, ठीक है। अब अगर बात की जाएगी अनुनासिक क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राणवायु मुख के साथ साथ किसका सहारा लेती है, नाक का सहारा लेती है। परिणाम स्वरूप उन वर्णों को क्या कहा जाता है, तो उन वर्णों को क्या कह देंगे, उनको हम बोल देंगे क्या, अनुनासिक वर्ण बोल देंगे, ठीक है ना। अब अनुनासिक वर्ण की संख्या मैंने कितनी बताई थी आपको, तो स्पर्शी व्यंजन में कितनी होती है, आपके 5 होती है। तो कौन कौन से होते हैं, अंगा, इया, णा, ना, मा, ठीक है। ये क्या हो गए, आपके अनुनासिक हो गए। इसके बाद अगर बात करें तो आपके कौन सा आ जाएगा, एक आता है आपका बिंदी, मतलब इसको अगर देखें तो इसको क्या बोलेंगे आप, इसको बोलते हो अनुस्वार। अनुस्वार का भी उच्चारण कहां से किया जाता है, तो अनुस्वार का भी उच्चारण आपके कहां से किया जाता है, तो कहां से किया जाएगा, आपका अनुनासिक से किया जाएगा, ठीक है। यहां तक का क्लियर। अपन ने 6 टाइप पढ़ लिए, अभी 3 टाइप बाकी है, 3 टाइप भी क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे, ठीक है। इसको आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद आपका सिर्फ क्या बचा हुआ था, वाह आपका क्या है, वाह भी बचा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। वाह क्या है, वाह भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो वाह किस में रख दें, तो अगर बात की जाएगी कि वाह को हम किस में रखेंगे, तो वाह का उच्चारण किया जाएगा। जैसे आप वाह का उच्चारण करते हैं तो वाह को उच्चारण करिए वाह, वाह। तो वाह का जब उच्चारण करते हैं, वाह का उच्चारण स्थान क्या है, दंत प्लस ओष्ठ से सिर्फ केवल एक वर्ण का उच्चारण किया जाता है या एक अक्षर का उच्चारण किया जाता है, वो किसका है, आपका वाह। वाह का उच्चारण कहां से किया जाता है, तो वाह का उच्चारण किया जाता है आपका दंत प्लस ओष्ठ से किया जाता है, ठीक है ना, किसका, वाह का। यहां से
उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी रहती है? तो यहां से उच्चारित होने वाले वर्णों की संख्या रहती है आपकी कितनी रहती है? सिर्फ आपकी एक। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि अभी हमने बात किसकी नहीं की है? अभी हमने बात नहीं की है ए, ऐ, ओ और औ की बात नहीं की है, ठीक है ना। अगर बात करें ए किससे मिलकर बना है, तो ए आपका किससे किससे मिलकर बना है? तो ए मिलकर बना है आपका आ प्लस ई से मिलकर ए बना है। आ प्लस ई से मिलकर जब ए बना है तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका क्या? तो हो जाएगा आपका कंठ और तालव्य। जब ए का उच्चारण और फिर इसके बाद ये किससे मिलकर बना है? आ प्लस ए से मिलकर बना है, तो इसका भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा आपका? इसका भी उच्चारण स्थान दोनों हो जाएगा। तो ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? ए और ऐ का उच्चारण स्थान हो गया आपका कौन सा? कंठ प्लस तालव्य से कौन कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं? अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? कंठ प्लस तालव्य से आपके दो वर्ण उच्चारित किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं आपके? ए और ऐ, ठीक है ना। क्यों है? क्योंकि ए आपका किससे किससे मिलकर बना है? ए आपका जो बना है तो आपका किससे मिलकर बना है? मैंने आपको बताया है कि आपका बना है आपका आ प्लस ई से। तो आ का उच्चारण कहां से किया जा रहा है? कंठ से। और ई का उच्चारण जब तालव्य से, तो इसका उच्चारण स्थान दो हो गया। इसके बाद अगर बात करें ये ए ऐ किससे मिलकर बना है? तो आ प्लस ए से मिलकर ये बना है, तो इसका भी उच्चारण स्थान आ प्लस किससे हो जाएगा? कंठ प्लस तालव्य से। तो इसके उच्चारण स्थान कितने हो जाते हैं आपके? दो हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक का क्लियर। इसके बाद अगर बात करें तो आपके दो बचे हुए हैं, वो कौन से दो आएंगे? तो दो अपन बात कर लें आप, और कौन से बचे हुए हैं? ओ और औ, ठीक है। तो यहां तक करिए आप, बढ़िया से अच्छे से समझिए। अगर बात करें, ये आपका सही लिखा हुआ, ठीक है। अगर बात करें तो आपका जो अभी क्या बचा हुआ? केवल आपका, अब बात करें तो ओ आपका किससे मिलकर बना है? तो ओ जो मिलकर बना है, तो ओ मिलकर बना है आ प्लस छोटा ऊ से मिलकर बना है। तो अगर देखें आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? आपका है जो ओष्ठ है। तो इसका उच्चारण क्या हो गया? कंठ प्लस ओ का उच्चारण स्थान क्या हो गया आपका? ओ का उच्चारण हो गया आपका कंठ प्लस ओष्ठ। जब ओ का कंठ प्लस ओष्ठ हो गया, अब बात करें औ किससे मिलकर बना है? तो जो आपका औ मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है? आ प्लस ओ से मिलकर बना है। तो आ का उच्चारण कहां से किया जा रहा है? आ का उच्चारण कंठ से किया जा रहा, और ओ का उच्चारण किया जा रहा कंठ प्लस ओष्ठ से किया जा रहा। तो इसके भी उच्चारण स्थान दो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ये क्या हो गया? ओ और औ। क्लियर है? उच्चारण के आधार पर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर वर्ण के आपके जो भेद होते हैं कितने होते हैं? 9, ठीक है ना। वो कौन कौन से 9 होते हैं? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, अनुनासिक, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ प्लस तालव्य और कंठ प्लस ओष्ठ। इसके बाद ये आपका क्या रहा? यहां तक आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्या होगा, व्यंजन और स्वर बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से लेकर बहुत टॉप लेवल तक क्या यहां पर पढ़ाया हूं। अपने वर्णमाला के कितने लेक्चर हो गए? तो वर्णमाला के अपने 4 लेक्चर हो गए। यहां से क्या होगी, आज आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी। और वर्णमाला कंप्लीट होने के बाद फिर अपन क्या पढ़ेंगे? तो अपन फिर पढ़ेंगे शब्द पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या कर लीजिए, पेपर में आपके इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि रे का उच्चारण कहां से किया जाता है, तो आप क्या बताओगे? रे का उच्चारण आपके कहां से किया जाता है? मूर्धा से किया जाता है।
ठीक है, जिस प्रकार का आपका क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार को आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो आप यहां तक क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ चीज आपको वर्णमाला में और बताऊंगा, फिर इसके बाद अपन कल से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब अगर बात करें तो आपके वर्णमाला में क्या क्या चीज हमने पढ़ ली, वर्णमाला में हमने पढ़ लिया स्वर पढ़ लिया, स्वर किसे कहा जाता है, फिर हमने स्वर के भेद पढ़ लिए, और फिर हमने क्या पढ़ लिया, व्यंजन पढ़ लिया, व्यंजन किसे कहा जाता है, अर्ध स्वर किसे कहा जाता है, अनुस्वार किसे कहा जाता है, विसर्ग किसे कहते हैं, ये हमने क्या कर ली, पढ़ ली। ठीक है ना। अब इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा या अगला टॉपिक रहेगा, फिर क्या करेंगे, नए टॉपिक से अपन स्टार्ट करेंगे। अब अपना जो चलेगा कौन सा चलेगा, नया टॉपिक चलेगा। ठीक है ना। तो मैं आपको कुछ क्या कर रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि ये आपके पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो जैसे आपके यहां पर अगर बात की जाए तो भाषा की, यहां पर मैं बताऊंगा भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है कि मौखिक इकाई मतलब मौखिक इकाई सबसे पहले जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से या मुखाग्र से क्या निकलती है, ध्वनि। तो किसे कहा जाता है, ध्वनि को कहा जाता है। ठीक है, आप यहां पर यह बात ध्यान देंगे। ठीक है ना। तो किसे कहा जाता है, ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, इसी में फिर दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, भाषा की सबसे छोटी, अगर यहां पर पूछेगा भाषा की सबसे छोटी, यहां पर क्या पूछा हुआ, मौखिक, अगर पूछ लेगा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई किसे कहा जाता है, अगर आपका क्वेश्चन ये हो जाता है, अगर लिखित पूछेगा तो लिखित में आपको किसको बताना है, अर्थ वर्ण को कहा जाता है। वर्ण के वर्णों को ही क्या कहते हैं हम, अक्षर भी कहते हैं। भाषा को सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या क्या हो जाएंगे, वर्ण या अक्षर हो जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो मौखिक जब पूछेगा तो मौखिक क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कौन सा, ध्वनि हो जाएगा। अगर लिखित इकाई पूछेगा तो लिखित इकाई में क्या कर देंगे, तो लिखित इकाई में क्या करना है आपको, कि लिखित इकाई अगर पूछेगा वर्ण बताना है। ठीक है ना। अब पूछेगा भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी लिखित सार्थक इकाई अगर पूछेगा, लिखित के साथ साथ क्या ऐड कर देगा, सार्थक इकाई, लिखित के साथ साथ क्या ऐड कर देगा, लिखित सार्थक इकाई किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, किसे कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है शब्द को कहा जाता है। ठीक है, ये आपके व्यापम में पूछे हुए क्वेश्चन है, यहां से आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे, मेरी बातों को आप बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे। ठीक है ना। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, किसके आधार पर, भावार्थ के आधार पर, किसके आधार पर, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछेगा तो आप क्या बता दोगे, यहां पर बता दोगे वाक्य को बता दोगे। ठीक है, तो आपके 4 क्वेश्चन क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अगर पूछेगा पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, जब उच्चारण करते हैं सबसे पहले हमारी क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। ध्वनि को हम लिख नहीं सकते, इसीलिए क्या हुई, मौखिक क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ठीक है ना। यहां पर क्या लिखना है आपको, मौखिक के बाद क्या करना है, रुकिएगा थोड़ा सा ना,
भाषा की सबसे छोटी, यहां पर मैं थोड़ा सा कर दूं, मौखिक इकाई किसे कहा जाता है। ठीक है ना, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसे कहा जाता है, तो मौखिक इकाई जो कहा जाएगा वो किसको कहा जाएगा, ध्वनि को कहा जाएगा। ठीक है ना, जब किसी वर्ण को आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपकी ध्वनि निकलती है, तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ध्वनि हो जाएगी। फिर अगर बात करें भाषा की सबसे छोटी, अगर यहां पर क्या कर दिया जाए, इसके जगह पर अगर बात किया जाएगा, क्या कर दिया जाएगा, लिखित इकाई क्या है, तो लिखित को क्या बता दोगे आप, वर्ण या अक्षर। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी, क्या पूछ लेगा, भाषा की सबसे छोटी, यहां पर क्या आ जाएगा, लिखित सार्थक इकाई। तो लिखित सार्थक इकाई में क्या कर दोगे आप, शब्द कर दोगे। फिर कर लेगा भाषा की सबसे छोटी भावार्थ की इकाई क्या होती है, तो भावार्थ की इकाई किसे कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। ठीक है, तो आपन ने आज क्या पढ़ा, यहां तक क्या कर लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आपन ने आज क्या पढ़ा, आपन ने आज पढ़ा कि आपके व्यंजन के कितने भेद होते हैं, या उच्चारण के आधार पर व्यंजन को, वर्णों को कितने भाग में बांटा गया, वर्ण में आपके स्वर और व्यंजन क्या आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। ठीक है, अपन ने ये पढ़ ली। इसके बाद थोड़ा 4 क्वेश्चन कर लिए, जो आपके ये प्रीवियस ईयर में चारों क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अब आपन क्या करेंगे, आपन पढ़ेंगे आपकी आगत स्वर क्या होते हैं, आगत व्यंजन क्या होते हैं, आधा सा का उच्चारण जब किया जाता है तो कहीं पर हम ई उच्चारण, जैसे आपका लिखा स्कूल, ठीक है ना, स्कूल लिखा हुआ है, स्वागत लिखा हुआ है, तो आधा सा को कभी आप ई भी बोलते हो, आधा सा को कभी आप सा भी बोलते हो। अब इसके बाद जो लगेगा, कभी आप छोटी की का उच्चारण कहाँ किया जाएगा और बड़ी की का उच्चारण कहाँ किया जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आपका, जैसे यहां पर मैं क्या लिखा हुआ है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है स्कूल। ठीक है, स्कूल के बाद अगर बात किया जाए तो ये लिखा हुआ है आपका स्लेट। ठीक है, इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये आपके लिखी हुई क्या, स्याही। आधा सा ये भी है और आधा सा, तो इसका उच्चारण ई कर रहे हैं, इसका सा क्या उच्चारण कर रहे हैं, इसका हम उच्चारण क्या कर रहे हैं, आपका सा कर रहे हैं। तो जो आपका रहेगा, जैसे आपका की का उच्चारण किया जाता है, कभी तो आपके कौन सी की का उच्चारण किया जाएगा, कभी आपका उच्चारण बड़ी की का किया जाता है और कब आपका उच्चारण किया जाता है छोटी की का। ठीक है, तो इसके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे, अब जो अगला वाला लेक्चर रहेगा तो अपन क्या पढ़ेंगे, अगले वाले लेक्चर में अपन इन्हीं चीज को पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वर्णमाला के आपको चारों वीडियो क्या हुई होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब जो वर्णमाला का लास्ट वीडियो, ये 5वां वीडियो रहेगा, इसमें क्या की जाएगी, आपके विशेष बातों को शामिल किया जाएगा। जैसे आपकी आगत स्वर क्या होते, का, खा, जा, फा, अनुस्वार का प्रयोग या विसर्ग का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या जैसे आपका आता है अनुस्वार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अनुस्वार का प्रयोग सबसे पहले सुनीति कुमार चटर्जी ने किया। ये किस में किया, आगत ध्वनि जो होती है, जैसे यहां पर मैं लिखा हूं, आपका लिखा जाता है, जैसे लिखा जाता है आपका डॉक्टर, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इस प्रकार के सभी बातों को आप अगले वाले लेक्चर में क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है ना, तो वर्णमाला का जो टॉपिक रहता है आपका क्या होता है, यहां पर समाप्त होता है। अब अपन जो वर्णमाला के विशेष तथ्य उनको पढ़ेंगे और वर्णमाला का आपका एक और वीडियो बनेगा। इसके बाद वर्णमाला वाला टॉपिक आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना, चारों वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे। मैं आपको बहुत बेसिक से बहुत टॉप लेवल तक का पढ़ाया हूं। ठीक है ना, अगर उसमें क्या होता है, आपको डाउट आता है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज आपको ध्यान देना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करना है। जैसे कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट आते, जैसे शिखा का आया था और एक बघेल का आया था,
सोना का आया था। इनके बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, बहुत अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर क्या करते हैं, इस वाले लेक्चर को समाप्त करते हैं। अब अपन मिलेंगे जब नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तो नया टॉपिक के साथ मिलेगा, ठीक है ना। वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है ना, और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। अब अपन क्या है, अपन मिलेंगे अगले वाले भी लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।